अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस डिलीवर करता हूँ, कुछ स्लाइड्स लिखी होती हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह मैंने लिखा होता है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बाज़ार कभी कभार ऐसे लगता है कि कहीं से कॉपीड किया हुआ है या कहीं से मैं यूज़ करूँ। तो या मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने अपने ज़माने तलब इल्मी में जो नोट्स बनाए थे, जिनके ऊपर मैं रिलाय करता था या जो कुछ करता था, तो मैं उन नोट्स को यूज़ करके स्लाइड्स बनाता हूँ, ठीक है। वो मुझे इंस्ट्रक्टर ने जो मुझे पढ़ाया है किसी बुक से ही पढ़ाया होगा या कहीं से किया होगा, ठीक है। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कहीं से बुक ले लें, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की देख लें, किसी और अथर की देख लें, इसके पर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर यही कंटेंट और यही डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ हो रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब लोग कॉपी करें, बल्कि उन सब के इंस्ट्रक्टर भी एक हो सकते हैं या एक मेथडोलॉजी या कहीं से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो नेक्स्ट पे अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाता है। जैसे मैथमेटिक्स है कि एक डिवीजन का तरीका वही है, सारा कुछ वही कुछ होता है, तो वही तरीक़ाकार होता है। तो हम लोग भी वैसे ही नोट्स बनाते हैं, ठीक है। किसी बुक्स के साथ मिल जाना कोई इत्तेफाक हो सकता है, ठीक है। हमारे टीचर्स ने शायद वहाँ से हमें पढ़ाया हो, ठीक है। हमारी भी रिकमेंडेड बुक्स थी, ठीक है। तो जैसा कि हम अपने टीचर्स पर कभी कॉपीराइट्स का कोई इशू रेज नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हमें पढ़ा रहे थे, वो कोई ऑथर नहीं थे, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कमर्शियल यूज़ की। तो वो उससे पे ले रहे थे, सारा कुछ ले रहे थे, उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं। और इस चीज़ की ना सिर्फ ऑथर इजाज़त देते हैं, ना बल्कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि भाई इस चीज़ को आप यूज़ करें, ठीक है। एक बंदे की रिसर्च है, ठीक है, उसको यूज़ करके लोग अगली रिसर्च करते हैं या लोग आके समझाते हैं लोगों को, ये जो कुछ करते हैं। तो इस तरीके से उस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस चीज़ के बारे में आगाही बढ़ती है, लोग उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट पैदा होता है। और बजाय इसमें कोई फ़ायदा नुकसान या फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, अब मैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियोस स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो वो मैंने पढ़ी थी बीएससी में, ठीक है। तो बुक का मुझे असर का नाम तो नहीं याद, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए थे। मेरे पास बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो नोट्स मैंने जो ब्लैक बोर्ड्स बनाए थे, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी अथर के साथ या किसी बुक के साथ मैच करते हैं तो एक ये कॉन्सिक्वेंस या एक इत्तेफाक हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने खुद इंटेंशनली कोई काम नहीं करा, ठीक है। कुछ आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ मैं आज बहुत क्लियर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया था, ठीक है, कि बहुत सारे अथर्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इस तरह के पढ़ा रही हैं। तो भाई हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना भी कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, वो आप अलग सीरीज़ देख रहे हैं। और मेरे अपने नए यूट्यूब चैनल आ रहे हैं जिन पर बिल्कुल मेरा अपना कंटेंट है, ठीक है, जो इस चीज़ों से कतई नज़र, लेकिन उसमें मेरी अपनी एक सोच, अपनी चीज़ है जिसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्टर और बहुत सारे टीचर इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मेरी अपनी सोच का परमार। लेकिन मैं इस चैनल पर जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें वही कुछ है कि जो कुछ जिस पर सारे एग्री करते हैं, ठीक है। तो सारे एग्री जिस चीज़ पर करते हैं वो अमूमन कॉपी पेस्ट ही लगती है। तो दोस्तों, आज डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे डेटाबेस मॉडल्स की। तो आज की और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस मॉडल्स को कंक्लूड कर देंगे, एंड कर देंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डेटाबेस डिज़ाइन का। चलें वो बात की बातें। तो मॉड्यूल्स में हमने कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी डेटा मॉडल्स की इस मॉड्यूल में। उसके बाद हमने डेटा मॉडल के पार्ट्स की बात की थी, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस थी। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के डेटा मॉडल्स बताए: ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स की सबसे पहले हमने बात की थी, उसकी फर्दर 3 टाइप बताई थी: ER, सिमेंटिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिन पर मैं बाद में बात करूँगा। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स पर मैंने बात शुरू की थी, तो उसकी भी फर्दर 3 टाइप्स बताई थी: हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। हायरार्चिकल मॉडल पर हम बात कर चुके थे और नेटवर्क मॉडल पर भी हम बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो एक मॉडल रह गया वो, जो कि जनाब है रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये
कोई बहुत बड़ा लेक्चर या बहुत यानी इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें दोबारा हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, बल्कि हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे पर इनको हम फर्दर इनकी डिटेल में जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ जाके मैं आपको जो उसकी बारीकियों में या कुछ चीज़ें गहराई में जाके बताऊँ। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कोई बारीकी की और कुछ इस तरह की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि रिलेशनल डेटा मॉडल्स की। तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? रिलेशंस हमारी ज़िंदगी में होते हैं। हम एक दूसरे के, मैं किसी का दोस्त हूँ, कोई मेरा रिलेटिव है, तो इस तरह हमारी टर्म रिलेशन की यूज़ हुई है। तो दोस्तों ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये डॉक्टर E.F. कॉल्ड, ठीक है, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से काम किया? उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो डेटा वॉल्यूम का हैंडल करने की या डेटा के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स को जो हैंडल करने की कैपेसिटी थी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने पर काम करते रहे, ठीक है। तो जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने पहले बहुत सारे रवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल किए, ठीक है। रवायती तरीक़ाकार में उन्होंने इम्प्रूवमेंट करते रहे, लेकिन नहीं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी साइंस के इस्तेमाल किए, लेकिन जब उन सब पर वो काम कर चुके तो उन्हें एंड पे पता चला कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए उन्हें मैथमेटिक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे तो वो एफिशिएंटली कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स को देखें, आप कैलकुलेशन करते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ बता देते हैं। जैसे कि हम लोगों को पहले नहीं पता था कि पत्थर किस एंगल में फेंके तो दूर जाता है। हम फोर्स बढ़ाते तो सारा कुछ पढ़ते थे, पत्थर ऊपर ऊपर भी चला जाता था, कभी बहुत उस तरह चला जाता था, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा पत्थर बहुत आगे जाए, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार क्या था? उसका तरीक़ाकार था 45 डिग्री। वो हमें किसने बताया? मैथमेटिक्स ने। तो यही रसूल डॉक्टर E.F. कॉल्ड ने यूज़ किया डेटाबेस में, ठीक है। तो उनका क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करके डेटाबेस में शिद्दत लाएँ और उसको थोड़ा सा आगे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यही चीज़ थी। तो इसके साथ साथ उन्होंने मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स, जो मैथमेटिक्स की जो चीज़ें थी, अलजेब्रा वगैरह, उसको यूज़ किया था और उसकी मदद से डेटाबेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। वो डेटाबेस के प्रॉब्लम्स कौन से थे? वो डेटा इंटेग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, और काफ़ी सारे और भी थे जो कि मैं आपको नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक में बताऊंगा, ठीक है। तो डॉक्टर कॉर्ड ने इसके ऊपर एक रिलेशनल मॉडल फॉर डेटा साइंसेस फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स एक पेपर भी पब्लिश किया था 9 जून 1917 में, जिसमें तकरीबन 12 रूल उन्होंने लिखे हुए थे, ठीक है। तो जो डेटाबेसेस इन 12 रूल्स को फॉलो करते हैं उनको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे कि रिलेशन आप लोगों को बताया था, तो ये रिलेशन क्या होता है? तो ये रिलेशन ताल्लुक पर मुश्तमिल होता है और ये अमूमन मैथमेटिक्स में हम सेट थ्योरी में रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर सेट, सब सेट या जो तरीके जो भी सेट होते हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम सेट्स के आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि रिलेशन डेटा मॉडल में भी मैथमेटिक्स की तरह रिलेशन यूज़ होते हैं और डेटा हमारा रिलेशन में स्टोर होता है, ठीक है। और रिलेशन को हम अमूमन कभी कभार टेबल भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो एक टेबल जो कि डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं या जो एक रिलेशन है उसके एक यूनिक नेम होता है। मतलब आप डेटाबेस को खोल लें, MS एक्सेस में कोई डेटाबेस बनाने की कोशिश करें, कहीं भी करने आप एक टेबल, एक नाम के दो टेबल नहीं बना सकते, बल्कि वो आप डिफरेंट नाम से बनाएंगे, ठीक है। तो अमूमन हम टेबल का नाम वही रखते हैं जिस तरह का डेटा होता है। मतलब स्टूडेंट का डेटा रखते हैं तो हम स्टूडेंट नाम की डेटाबेस टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे टेबल एक डेटाबेस में होते हैं, ठीक है। तो टेबल बना कैसे होता है? रोज़ और कॉलम से, जिस तरह ये रोज़ और कॉलम्स आपस में मिलकर एक टेबल बना रही है, ठीक है। इसकी शक्ल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हमारे ग्राफ पेपर है, ठीक है। अगर उसमें डेटा पॉपुलेट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो
इसकी जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पर हम मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको इसके टेबल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो टेबल हमारा रोज़ और कॉलम से मिलकर बना होता है। रोज़ के टॉप पर हमारे उनके हेड, यानी सबसे टॉप पर हेडर होते हैं, जिनको हम टेबल के एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है, या कॉलम नेम भी कहते हैं, जो कि आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ जो लंबी लंबी रोज़ होती हैं उनको हम ट्यूपल कहते हैं। मतलब ये जो रोज़ है लंबी लंबी, उनको हम ट्यूपल कहते हैं। 1 2 3, यानी ये हमारी ट्यूपल हो गई, या हमारी रो हो गई, ठीक है, या रिकॉर्ड हो गए, नहीं हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ट्यूपल भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इनके नाम, मतलब रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट से मुराद किसी एंटिटी के बारे में हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या कुछ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि डेटाबेसेस के डोमेन्स की, ठीक है। तो डोमेन जो होता है कि एक जो हमारा फील्ड है या जो हमारा कॉलम है या जो हमारा एट्रीब्यूट है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन्स की मैंने एग्जांपल आपको बता दी है, इसमें रोल नंबर, इसमें नाम, इसमें एड्रेस, इसमें ईमेल, इसमें फ़ोन वगैरह होते हैं। ये अमूमन हमारे मेटा डेटा से मिलती जुलती होती है, और हम अमूमन लिख देते हैं कि 0 से 9 तक इसमें नंबर स्टोर हो सकता है। ये हमारी डोमेन होगी। अब उसके बाद हम आगे जी हमारे टेबल की या रिलेशन की डिग्री। डिग्री से मुराद क्या होता है? डिग्री से मुराद ये होता है कि उस टेबल या उस रिलेशन में हमारे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जैसे ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ये टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इस टेबल की डिग्री 5 है। अब बात कर लेते हैं कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ रोज़ को हम कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉलम की 1 2 3, यानी 3 हमारी कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो क्या मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टेबल्स अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब ये नहीं है कि यहाँ 3 ऊपर हो, 1 2 नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खसूसियत है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डाटा डुप्लीकेट नहीं यूज़ करने देता। जैसे कि मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी थी, जहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3, कभी ऐसे नहीं होगा कि एक रोल नंबर 2 मरतबा हो, ठीक है, अगर ये प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, जो कि आपको बंद हॉल में समझ होगा, ठीक है। तो किसी किस्म की डाटा नहीं होता, ठीक है। तो हमारे बाकी जहाँ कहीं भी हमारी ये प्राइमरी की कहीं भी डेटा होगा तो उनको आपस में लिंक किया होता है रिलेशनशिप की मदद से, जिसकी वजह से हमारा कभी कहीं भी डाटा की डुप्लीकेट नज़र नहीं आता। ये हमारी डाटा इंटीग्रिटी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। उसके बाद है डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? तो डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद हमारा ये है कि अगर हम डेटाबेस के डिज़ाइन में कुछ चेंज करते हैं तो डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम डेटा में कोई चेंज करते हैं तो डेटाबेस के डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपको मैं पहले लॉजिकल इंडिपेंडेंस में ये चीज़ें बताता आया, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारा आ गया स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये यही है कि हम डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डेटाबेस के किसी भी फंक्शन को चेंज किए बगैर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हम उसके कोई फंक्शनैलिटी पर फ़र्क नहीं, या उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस पर फ़र्क नहीं पड़ने देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको काफ़ी सारे तरीके से उसकी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस ला देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अगला स्टेप है डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है, हम उसके ऊपर कुछ चेक्स लगाते हैं कि मतलब ये रोल नंबर है तो उसमें नंबर्स ही आने चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक्यूरेसी, यानी हमारी कोशिश होती है कि डाटा हमारा एक्यूरेट हो, क्योंकि हमने काफ़ी सारे फिल्टर लगाया, उसकी कोशिश यही होती है। उसके बाद है डाटा एक्सेस। तो हम चाहते हैं कि डाटा के एक या एक से ज़्यादा रिलेशन से जब हमने निकालना हो फ़ौरन निकाल लें, ठीक है। उसमें कुछ फिल्टर वगैरह, और डाटा शेयरिंग भी हमारे बहुत ईजी इसका फंक्शन है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ थी डाटा रिडंडेंसी की, ठीक है। वो मैंने डाटा इंटेग्रिटी में बता दिया कि डाटा कोई रिडंडेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो यानी हमारा बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट डाटा या इस तरह फालतू डाटा नहीं होता, ठीक है। तो एक जगह पर ही डाटा होता है, प्राइमरी की मदद से हम डाटा को सारे को स्टोर किए रखते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, एक छोटा सा टॉपिक था। रिलेशनल डाटा मॉडल पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फर्दर एक पूरा मॉड्यूल इस पर लेकर आए।
तो ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं फिजिकल डेटा मॉडल्स के तकरीबन 2-3 मिनटों में कवर कर दूंगा और इस तरीके से हमारे डेटा मॉडल्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो तब तक इंजीनियरिंग ज़्यादा चाहता हूँ।